उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सचिन ने गाड़ी शुरू की। जंगल की कच्ची सड़क से उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सुनैना ने एक नजर उस पर डाली। वो वीरान बड़ा बंगला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था और उसने हाथ से वो दो आंखें अभी भी सुनैना को घूरे जा रही थी। सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया। सभी दोस्त स्टेशन पहुंचे थे। विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में इंस्पेक्टर साहब को बताया। गायब हो गया मतलब? इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नजरों से सबकी ओर देखा। विवेक एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बता रहा था। बगल की कुर्सी पर बैठी सुनैना को अपना सर पकड़े रोता देख राधिका ने उसको थोड़ी हिम्मत दी। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे सिरकते हुए छत पर धीरे धीरे घूमने वाले पंखे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, शर्त अकेले रात बिताने की शर्तें, वो भी ऐसी जगह जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब इस तरह से चुपचाप खड़े थे जैसे वे खुद को ही कसूरवार मान रहे हो। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और हवलदार से कहा, हवलदार, इनकी एफआईआर रजिस्टर कर लो। आप लोग जा सकते हो। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो जरूर बताएंगे। सर कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिक्र मत कीजिए। वैसे राहुल के घर वालों को उसके लापता होने के बारे में जानकारी है? इंस्पेक्टर साहब की वो बात सुनकर सब गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, पर उसके घर वाले सुबह से हम सबको कॉल करके राहुल के बारे में पूछ रहे हैं। तो तुम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा वो हमारे साथ नहीं है। अगर सच्चाई बता देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते। वैसे भी उसके लापता होने के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। उसने तो इंटरनेट पर इस बंगले के बारे में जानकारी ली थी। उसे भूतिया चैलेंज लेने की और ऐसी जगहों की पड़ताल करने की आदत थी। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसी अजीबोगरीब जगह की पड़ताल की है। यूट्यूब पर आप उसका चैनल भी देख सकते हैं। बोलते हुए विवेक ने रहा था, तो ये है तुम्हारा दोस्त राहुल। इंस्पेक्टर साहब की करारी आवाज सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सभी दोस्त नाराज होकर अपने अपने घर चले गए। किसी का भी अपने का नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे, मगर उनके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। रात हो गई। सुनैना गुमसुम सी डाइनिंग टेबल से सटी कुर्सी पर कहीं दूसरे बैठी थी। सुनैना बेटा, क्या हुआ? पापा ने प्यार से सुनैना के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही है पापा, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। बेटा, कुछ तो खा लो। भूखे पेट सोओगी तो नींद नहीं आएगी। भूख नहीं है पापा। सुनैना के उदासी भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा, सुनैना बेटा, राहुल अभी छोटा बच्चा थोड़ी ही है। अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा नए एडवेंचर की तलाश में। आ जाएगा वापस, तुम चिंता मत करो। माँ की बातें सुनकर सुनैना थोड़ी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेट गई। रह रह कर उसे राहुल की याद आ रही थी। अपना मोबाइल लिया और राहुल को फोन करने लगी। पता था कल रात से ही उसका मोबाइल बंद है, पर दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी यादों में रोने लगी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसके बाइक पर बैठकर दूर पहाड़ों की सैर करना, फिल्म देखना, कड़ाके की ठंड में भी रात को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए बाइक पर शहर में घूमना। एक पल में सब कुछ बदल गया। राहुल कहाँ हो तुम? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? राहुल। ये लाइट को क्या हुआ?
शायद कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इसीलिए पूरे इलाके की बिजली चली गई है। क्या हो रहा है? अब ये जगह कौन सी है? सुनैना इतनी डर गई थी कि वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई। डर के कारण उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। कितना अजीब डरावना सपना था। खुद से बात करते हुए उसने अपना सर पकड़ा। शायद राहुल के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से उसे ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। आंखें बंद करके बैठी रही थी। उसने कुछ भी खाने के लिए पहले ही मना किया था। बर्गर का एक बड़ा सा निवाला खाते हुए अतुल ने सुनैना से पूछा, पर वो डिजिटल कैमरा कहाँ है? पता नहीं, रात को मैंने खिड़की के पास देखा, फिर उठाकर टेबल पर रख दिया। सोचा सुबह होते ही तुम लोगों को दिखाने ले आऊंगी, पर सुबह देखा तो कैमरा वहाँ पर नहीं था। पूरे कमरे में ढूंढा, घर में सभी से पूछा, पर कल रात देखा वो अजीब सा सपना सुनैना ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। सुनैना की बात ध्यान से सुनते हुए अतुल ने पूछा, मतलब तुमने जो पहले देखा था वो सपना था, या दूसरी बार देखा था वो सपना था, या दोनों बार तुम सपने में ही थी? क्योंकि अगर कैमरा तुमने अपने हाथों से टेबल पर रखा था तो वो तुम्हारे घर में कहीं पर तो होना चाहिए था, तो गायब कैसे हो गया? पता नहीं। राधिका ने आइसक्रीम खाते हुए सबसे पूछा, राहुल के बारे में पूछने के लिए उस इंस्पेक्टर ने किसी को कॉल किया था क्या? उसकी बात सुनकर सभी ने ना में गर्दन हिलाया। आगे की सीट पर आंखें बंद कर बैठी सुनैना नाराज होकर बोली, यार सच कहूँ तो मुझे उस पुलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो राहुल को ढूंढने की कोशिश भी करेगा। सुनैना की उदासी भरी आवाज सुनकर सचिन ने कहा, क्यों ना हम खुद राहुल को ढूंढने की कोशिश करें? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? विवेक भी सचिन की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हुआ और सुनैना को उसका आइडिया पसंद आया। झट से अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखते हुए सचिन से पूछा, पर वो कैसे? सुनैना, इसके साथ तू भी पागल हो गई है क्या? हम सब रात उस जगह जाएंगे और राहुल की तलाश करेंगे। सचिन की बात सुनकर राधिका ने गुस्से में आग बबूला होते हुए जोर से सचिन का हाथ दबाया। हाँ, ताकि वो भूत हमें भी गायब कर दे, है ना? बड़ा ही बेतुका आइडिया है। विवेक दोबारा गुस्सा हुआ। विवेक की बात सुनकर राधिका ने कहा, मुझे लगता है विवेक ठीक ही कह रहा है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। चाहे तो हम दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाकर उस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस का काम है। राधिका की बात सुनकर सचिन ने उसे समझाया, राधिका, राहुल पुलिस का दोस्त नहीं था, बल्कि हमारा दोस्त था। पुलिस को उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर हम दोबारा पुलिस स्टेशन गए तो उस पुलिस वाले को ये भी याद नहीं होगा कि हम पिछली बार किस लिए आए थे। सचिन की बात सुनकर राधिका एकदम से चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सचिन ने दोबारा अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा, हम वहाँ जाएंगे, पर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे साथ मोबाइल तो होगा ही, साथ ही 2 एक्स्ट्रा कैमरे और ईयरफोन, जिससे कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। साथ ही कुछ और चीज लेकर जाएंगे। सचिन की बात सुनकर अतुल ने पूछा, पर उससे क्या होगा?
अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस जगह होता क्या है। सच कहा, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आज तक वहाँ से गायब हो गए हैं। हम इस बात को आज तक एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में देखते थे, पर आज हमारा दोस्त सचमुच गायब हो गया है। सचिन को बीच में रोकते हुए राधिका बोली, I'm sorry यार, पर मैं नहीं आ सकती। आप लोगों को मेरे पापा के बारे में पता है ना? राधिका ने इनकार किया क्योंकि उसके पापा रात भर बाहर रहने की इजाजत नहीं देने वाले थे। उसकी तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, कोई बात नहीं राधिका, हम समझ सकते हैं। सभी की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, गाइस, मैं इंटरनेट से उस जगह के और वहाँ के रहने के लिए जो रूल्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ। विवेक थोड़ा परेशान हो गया। उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, फ्रेंड्स, अगर राहुल को ढूंढना ही है तो रात को ढूंढने की क्या जरूरत है? हम दिन में भी उसे ढूंढ सकते हैं ना। इस घर का पहला नियम है, जो जिस वक्त गायब हो गया है उसे उसी वक्त ढूंढने पर ही मिल सकता है। सुनैना की बात सुनकर विवेक खामोश हो गया। दूसरे दिन पुलिस की वैन उसी बंगले के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा हवलदार गाड़ी की खुली खिड़की से ही बंगले के भीतर जाते हुए इंस्पेक्टर साहब और 2 हवलदारों को देख रहा था। पुलिस की टीम उस बंगले का मुआयना करने पहुंची थी। पूरा बंगला छान मारा, एक एक रूम, एक एक कोना अच्छी तरह से देख लिया। काफी अजीब सी जगह थी। किसी खाली कमरे के भीतर नाखूनों की खरोचों के निशान, कुछ आधी जली मोमबत्तियां, दीवारों के ऊपर अजीब सी डरावनी आकृतियां जैसे किसी शैतानी ताकत की होने की चिन्ह लग रहे थे। पूरा बंगला अच्छे से देख लिया, पर राहुल के होने का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर इंस्पेक्टर साहब और उनके हवलदारों ने महसूस की, उस बंगले के भीतर किसी के ना होकर भी होने की मौजूदगी उन्हें साफ साफ महसूस हो रही थी। वो अकेले किसी भी कमरे में जाते हैं तो उन्हें साफ साफ महसूस होता था कि उनके पीछे भी कोई आ रहा है, मगर पीछे देखने पर कोई नहीं होता। कमरे में सन्नाटा होने के बावजूद किसी के होने का एहसास पल पल हो रहा था। बाहर सूरज की आग उगलती कड़ी धूप होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी ठंडक शरीर महसूस कर सकता था। काफी देर तफ्तीश करने के बाद इंस्पेक्टर और कांस्टेबल बंगले से निकलकर पास में ही खड़े पुलिस वैन के पास पहुंचे। दोबारा पीछे मुड़कर बंगले की तरफ देखते हुए कांस्टेबल ने कहा, साहब, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। इस बंगले के भीतर कुछ भी सामान्य सा नहीं लग रहा था। कांस्टेबल की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब उस बंगले पर नजर डाली। सही कहा, मैंने इस बंगले की पूरी हिस्ट्री पता कर ली है। किसी दिन इत्मीनान से बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कांस्टेबल ने पूछा, पर कब बताएंगे साहब? अगर दोबारा कोई गायब हो जाता है साहब, उस दिन बताएंगे। हवलदार की बात पर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे और उनकी पुलिस वैन जंगल के वीराने में बसे उस बंगले के गेट से बाहर निकलकर सुनसान रास्ते से। भूत वगैरह को तो मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता किसी भूत के चक्कर में वो लड़का गायब हो गया है। मतलब मुझे लगता है उस मैना के चक्कर में 3 लड़कों ने अपने साथी लड़के को मारकर उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं पर फेंक दिया होगा। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने दोबारा हवलदार से पूछा, ये भी हो सकता है। वैसे ये मैना कौन है और उसका इस केस के साथ क्या कनेक्शन? इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में हवलदार ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, वही सबसे खूबसूरत लड़की, सुनहरे रेशमी बाल, चांदी की तरह बेदाग गोरा रंग, वही जो नीली जींस और जामुनी रंग का शर्ट पहनकर आपके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, जो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, वही जो अपने दोनों हाथ आपके सामने जोड़कर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए विनती कर रही थी। ड्राइवर की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ याद आ गया। हवलदार की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, अरे हवलदार जी, उसका नाम मैना नहीं, नैना, मेरा मतलब सुनैना है। सब बातें करने में मशगूल थे और उनकी गाड़ी धीरे धीरे जंगल के डरावने माहौल से बाहर निकलने लगी। इधर सब दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। 9 बज चुके हैं, चलो काम पर लगते हैं।
रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें राहुल की तलाश करनी है। उसी वक्त हम 2-2 की टीम में बंटकर हर कमरे में जाकर राहुल को आवाज लगाएंगे। गलत। हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी साथी को आवाज नहीं लगानी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको अपने जहन में याद रखनी है। मतलब पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा हर एक कमरे में जाना है और वहाँ मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना